नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किसी भी विलयन में विलेय जो है उसके आणविक द्रव्यमान का निर्धारण हम किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं, इसके बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो विधियां हम यूज़ करते हैं विलेय का निर्धारण करने के लिए, विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए, वो विधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान से देखें, समझें और नोट करें। तो लास्ट क्लास में हमने परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो पहली विधि निकल कर आती है किसके लिए, आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए, वो पहली विधि जो है वो आधारित है परासरण पर। ठीक है, तो मैं पहली विधि के बारे में बात कर लेता हूं। परासरण पर आधारित है ये विधि। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। परासरण हम पढ़ चुके हैं कि परासरण क्या होता है। अब परासरण पर आधारित है ये विधि, तो मतलब किस तरीके से आधारित है या क्यों यहाँ पर परासरण पर आधारित है ये विधि। तो यहाँ पर जो परासरण की क्रिया है वो तो हमें मालूम है कि क्या होती है, लेकिन यदि हम किसी भी विलेय में या विलयन में, यदि विलयन का हम परासरण दाब, विलायक का परासरण दाब निकाल लेते हैं, तो परासरण दाब ज्ञात करने के पश्चात हम उस विलयन में जो विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब कैसे कर सकते हैं, केवल बोलकर तो हम समझ नहीं सकते कि भाई कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए जो है एक प्रयोग किया गया। अब ये प्रयोग किसने किया, तो ये प्रयोग किया था वॉन्ट हॉफ एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो है परासरण दाब का प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये दर्शाया कि हम यदि किसी विलयन में परासरण दाब विलायक का ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी से उसमें जो विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं। अब उन्होंने एक थ्योरी भी दी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ये चीज़ जो ज्ञात की थी ये कैसे किया। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन में आपको बता चुका हूँ, ये जो तनु विलयन होते हैं या तनु और आदर्श विलयन जो होते हैं, है ना, तनु और आदर्श विलयन की हम बात कर रहे हैं। तो तनु और आदर्श विलयन जो हैं ये आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में तनु विलयन हो चाहे आदर्श विलयन हो, ये हमेशा आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब व्यवहार करते हैं तो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि यदि एक तनु विलयन और आदर्श विलयन जो है, यदि वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, तो इन्होंने एक समीकरण दिया कि ऐसा होता है कि एक तनु विलयन और आदर्श विलयन जो है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे। तो इन्होंने एक समीकरण दिया, उसमें इन्होंने बोला कि भाई जो परासरण दाब है वो मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, परासरण दाब मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। वो किसके मोलर सांद्रण के, तो निश्चित सी बात है विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, विलेय ना बोलकर यहाँ पर हम उसे बोलेंगे विलयन का मोलर सांद्रण। ध्यान से समझिएगा, विलयन का मोलर सांद्रण। तो परासरण दाब जो है भाई विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अब परासरण दाब को दर्शाया जाता है पाई से, यह मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और मोलर सांद्रण इसे दर्शाया जाता है सी से। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो तनु और आदर्श विलयन है ये
आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अब समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है पाई बराबर CRT। ये जो R और T हैं ये यहाँ पर इस समानुपाती जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसको हटाने के बाद आते हैं, मतलब ये समानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक नियतांक हैं। जहाँ पर जो T है ये है परम ताप, T क्या है? टेम्परेचर, परम ताप। और R यहाँ पर गैस स्थिरांक है। R क्या है? गैस स्थिरांक। आप लोगों ने पिछले क्लास में बॉयल चार्ल्स के नियम वगैरह पढ़े होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि गैस स्थिरांक क्या होता है। PV बराबर RT आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो ये गैस स्थिरांक है। अब इन्होंने गैस स्थिरांक इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था, अभी भी मैंने आपको बताया, कि जो तनु विलयन है या जो आदर्श विलयन है वो आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो गैस होती है उसका जो स्थिरांक होता है वो R होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक समीकरण दिया पाई बराबर CRT, जहाँ पर C क्या है? विलयन का मोलर सांद्रण, T परमताप पर, और R जो है वो गैस का स्थिरांक, आदर्श गैस का स्थिरांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो मैं इसे अभी फिलहाल रफ कर देता हूँ। पाई बराबर CRT हमें ध्यान रखना है। अब इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं। ये पता चला हमें कि भाई पाई बराबर CRT होता है, और ये समीकरण हमें दिया था वॉन्ट हाफ ने। लेकिन जो विलयन का C क्या है? यहाँ पर विलयन का मोलर सांद्रण। ठीक है, तो C क्योंकि विलयन का मोलर सांद्रण है तो C का एक वैल्यू निकल कर आता है, ये होता है C इज इक्वल्स टू NB/V। अब ये क्या चीज़ है? ये इन्होंने ऐसा क्यों बताया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? विलेय के आणविक द्रव्यमान के बारे में। और V जो है क्या है? आयतन है किसका? विलयन का, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C बराबर हम यहाँ पर NB यानी कि विलेय के मोलों की संख्या लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें बात किसके बारे में करनी है? विलेय के बारे में। तो इसलिए हमने C इज इक्वल्स टू यहाँ पर ले लिया NB, जहाँ पर NB जो है विलेय के मोलों की संख्या, और V जो है ये विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो यहाँ से यदि हम C का वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए C का वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है हमें? पाई बराबर NB/V/RT। ये वैल्यू हमें मिला। पाई बराबर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी NB/V/RT। अब देखिएगा मैंने आपसे क्या बताया कि NB जो है ये है विलेय के मूलों की संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए विलेय के मूलों की संख्या है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि मूलों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और ये होता है WB/MB। अब ये WB/MB क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। WB जो है ये क्या है? वेट। W से वेट यानी विलेय का द्रव्यमान। WB है विलेय का
द्रव्यमान, और mb मोलर मास, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। तो ये हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए W/m, मतलब W भी विलेय का भार द्रव्यमान और mb विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये हमने जो है पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू सेम यहाँ पर हम यदि पुट करते हैं तो यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू हमें देखने को मिलता है पाई बराबर WB RT अपॉन MB V। ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था, विलेय का आणविक द्रव्यमान, हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमारा विलेय का आणविक द्रव्यमान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं, देखिएगा ये क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, MB। यहाँ पर MB दिख रहा है आपको, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमें MB का वैल्यू ज्ञात करना था। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ, तो ये जाएगा MB पाई इज इक्वल्स टू WB RT अपॉन V। और क्योंकि ओनली MB फाइंड करना है इसलिए पाई को भी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये होता है MB इज इक्वल्स टू WB RT अपॉन पाई V। ये लीजिए, तो ये हमने ज्ञात किया विलेय का आणविक द्रव्यमान, किसी विलयन में घुले हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान। कब, जब हम परासरण की बात करते हैं, जब हम परासरण दाब की बात करते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ पर कि भाई परासरण के द्वारा, परासरण दाब के द्वारा भी हम किसी विलयन में घुले विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बारे में जो हमें समझाया था वॉन टू हाफ ने समझाया था, और उन्होंने एक समीकरण दिया पाई बराबर CRT। और कब समझाया था, 1877 में। उन्होंने क्या कहा था कि तनु और आदर्श विलयन जो होते हैं वो आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने R लिया। R क्या है, गैस स्थिरांक। तो बिल्कुल सिंपल था ये यहाँ पर मैंने आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। और यहाँ पे देखिए पाई यानी परासरण दाब का भी उपयोग किया है, इसलिए ये जो मेथड है हमारी ये किस पर बेस्ड है, परासरण पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ, सेकेंड मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारी पहली मेथड थी। सेकेंड मेथड है हमारी हिमांक में अवनमन। है ना, ये सेकेंड मेथड है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिमांक में अवनमन के द्वारा हम कैसे विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा लिखा है। तो पहले हम इतना समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हिमांक में अवनमन, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि भाई हिमांक क्या होता है। हिमांक को इंग्लिश में बुलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। ठीक है, कौन सा ताप, जिस पर ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। मतलब एक टेम्परेचर है, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, उसी टेम्परेचर पर जल जो है वो बर्फ़ अवस्था में भी है, यानी बर्फ़ अवस्था में भी हो सकता है, और द्रव अवस्था में भी कन्वर्ट होने वाला होगा या कन्वर्टेड होगा, या द्रव से ठोस में कन्वर्ट होने वाला होगा या ठोस से द्रव। तो उस अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होता है एक सा होता है ना। वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। ठीक है, तो वो ताप क्या कहलाता है, हिमांक। मतलब इतना कम टेम्परेचर जिस पर
जो द्रव है उसकी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के दाब एक समान हो। ठीक, अब ठीक है, ये तो मैंने हिमांक देख लिया। अब हम अपने हिमांक में अवनमन वाला जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है, जब हमने किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है ना, देखिए विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो क्या हुआ, विलयन का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से भी कम हो जाता है। यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं मालूम, शुद्ध विलायक है ये, इसका वाष्प दाब कुछ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसमें एक अवाष्पशील विलेय मिलाया वैसे ही जो विलयन प्राप्त हुआ हमें विलायक और विलेय को मिक्स करने के बाद उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से भी कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ के थ्रू इसको समझाया है, जहाँ पे ये जो BC कर्व हमें दिख रहा है, ये जो BC कर्व है ये है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये BC कर्व जो है ये विलायक का वाष्प दाब है। अब ये जो DE कर्व आपको दिख रहा है, D से लेके E, ये है विलयन का वाष्प दाब। और यहाँ पर AB भी कर्व दिख रहा होगा आपको, जिसमें जो AB है ये इस ठोस हुए विलायक का विभिन्न तापों पर, ये देखिए ये ताप की रेखा है ये वाली है ना, तो विभिन्न, ये ताप बढ़ता जा रहा है, तो ये देखिए ये ताप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो विभिन्न ताप पर उस विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है। ये वाष्प दाब का अक्ष है और ये ताप का, तो ये विभिन्न तापों पर उस विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है A से B तक। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए आप बिल्कुल देखकर ही समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये विलायक का वाष्प दाब है ऊपर की तरफ और उससे नीचे विलयन का वाष्प दाब है। मतलब सीधी सी बात है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है, और कब कम होगा, जब उसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया था इसकी पहली या दूसरी क्लास में कि जब हम विलयन बनाते हैं, जब मैं आपको राउल्ट का नियम समझा रहा था, तो अवाष्पशील विलेय क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, तो आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये TF जो है वो टेम्परेचर्स हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर, TF दैट मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि हिमांक में जो कमी आई है ना, कितनी कमी आई है वो उसको हम डेल TF से दर्शाते हैं। डेल का साइन हमेशा जो है बीच के अंतर को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये चीज़ है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इतने के बाद ये जो हिमांक में अवनमन की जो प्रोसेस है उसमें ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, हमें पता क्या क्या चलता है। हमने ये तो देख लिया कि विलायक का वाष्प दाब जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं है ना, तब जो विलयन प्राप्त होता है उससे अधिक होता है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो ये हमने देख लिया, लेकिन ये जो ग्राफ बनाया है इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ। चलें तो निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो कि ताप वृद्धि के कारण विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाबों में वृद्धि हो रही है। देखिए ताप वृद्धि हो रही है तो वाष्प दाब में भी वृद्धि हो रही है। ये देखिए ताप बढ़ रहा है तो ये विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है तो विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि ताप वृद्धि के साथ साथ विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाबों में वृद्धि होती है। ये पहला निष्कर्ष है। फिर दूसरा डिस्कस कर लेते हैं।
दूसरा निष्कर्ष ये है कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। तो कम क्यों है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि क्योंकि यदि एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उस स्थिति में जो विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये दूसरा निष्कर्ष है। अब देखिएगा यहाँ पर T0F आपको दिख रहा है एक, है ना। तो T0F ये चीज़ दर्शाता है कि ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस पर जो ठोस हुआ विलायक है और ये जो विलायक है शुद्ध विलायक, उन दोनों का जो वाष्प दाब है वो एक समान है। तो किस ताप पर एक समान है? T0F पर। किसका? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, इस पोर्शन के बारे में लिख देता हूँ। ये है ठोस हुआ विलायक। तो थर्ड निष्कर्ष हमें निकल के यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आता है कि ये पॉइंट बी पर ठोस हुए विलायक और शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब हैं वो एक समान है। तो जिस ताप पर एक समान है उसे हमने लिखा है T0F। ठीक, फिर अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़। तो इतना अभी मैं ग्राफ बने रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर T0F माइनस TF, ये हमने डेल TF का एक मान निकाला है जो कि पहले से ही हमें पता है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, अब आगे एक और जो निष्कर्ष निकला कि जो हमारा जो डेल TF है, मतलब हिमांक में जो अवनमन हुआ है ना, तो ये जो अवनमन है या ये जो कमी है ये समानुपाती है। किसके समानुपाती है? विलेय की मूललता के समानुपाती है। तो मतलब क्या निकला कि विलयन में विलायक के हिमांक में कमी विलेय की मूललता के समानुपाती होती है। तो यह है हिमांक में कमी और यह है मूललता, मतलब डेल TF इज ये जो डेल TF है ये समानुपाती है किससे? M से। ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ पर क्या लग जाता है? KF। और KF क्या है? मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यहाँ पर KF है मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब देखिए जब मैं आपको सांद्रण की विधियाँ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मूललता, नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो वहाँ पर जो मूललता होती है M, इसका जो सूत्र हमने देखा था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये सूत्र है। ये सांद्रण की विधियों में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो M की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ और इसको 2। अब यहाँ हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्राफ को कर देता हूँ रफ और आगे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। इसको हमारे फॉर्मूले को प्रूफ करना है हमें। तो देखिएगा यहाँ से 1 और 2 से मान रख देते हैं हम M का। तो यहाँ से डेल TF इज इक्वल्स टू KF और M की वैल्यू हमने पुट की WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ट्रांसपोज कर दें इनको। देखिए MB निकालना है हमें। MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। पिछला क्वेश्चन जो हमने परासरण दाब के हिसाब से किया था वहाँ पर भी MB ही फाइंड किया था हमने। तो यहाँ से MB निकल कर आता है, MB इधर पक्षांतरित होगा और ये हो जाएगा KF WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू WA। यानी ये सूत्र है जिसके द्वारा हम हिमांक में अवनमन की स्थिति में भी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और किस विलेय का? अवाष्पशील विलेय का। ठीक है ना। पहली कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय घुला हो तब वहाँ पर
जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। यानी कि यहाँ पर जो हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने वाले हैं अवाष्पशील विलेयक आणविक द्रव्यमान ज्ञात हम करेंगे इस सूत्र के द्वारा। अब थर्ड और लास्ट मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। वही सेम चीज़ जो हमने हेमांक में अवनमन में देखी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है हम थर्ड मेथड में देखेंगे इसका। तो थर्ड मेथड है क्वथनांक में उन्नयन। भाई क्वथनांक में उन्नयन, अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं क्वथनांक की परिभाषा लिख दूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ी सी और कुछ चीज़ें लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए क्वथनांक में उन्नयन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वथनांक की कि क्वथनांक क्या होता है। वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान, वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है ना। तो वाष्प दाब, किसके वाष्प दाब की बात हम करेंगे? तो विलयन के वाष्प दाब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वह ताप जिस पर विलयन के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब अगली बात हम कर लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ये हुआ कि जब विलेय को हम विलायक में घोलते हैं। विलयन कब बनेगा? जब हम विलायक में विलेय को घोलेंगे। तो क्या होगा कि विलेय को जब विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि है उसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। भाई हमें नहीं मालूम कि कौन सा विलायक हम कौन सा विलेय हम विलायक में घोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम विलेय को घोलेंगे तभी तो हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर पाएंगे। एक विलयन में जब विलेय को घोलेंगे तभी तो हम उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर पाएंगे। तो यदि हम कोई भी विलेय जो है, कोई भी विलेय हम विलायक में मिलाते हैं तो विलायक का जो क्वथनांक है उसमें क्या होती है? वृद्धि। अब ये जो वृद्धि है इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसको क्वथनांक में उन्नयन है TB, बॉइलिंग टेम्परेचर इसको बुलाया जाएगा। और क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है, कितना बढ़ा है? तो डेल TB बराबर TB माइनस TB 0। जैसा कि पिछला हमने हेमांक में अवनमन वाला देखा था, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर वहाँ TC था, यहाँ पर TB है। फिर सेम चीज़ कि भाई ये जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मूललता के अनुक्रमानुपाती, ये कहना चाहिए समानुपाती होता है। तो ये चीज़ मैंने लिख ली। और यहाँ पर वहाँ KF था, यहाँ पर KB हो जाएगा। वहाँ पर KF था, यहाँ पर KB हो जाएगा। और वो क्या था? हेमांक स्थिरांक। तो ये क्या हो जाएगा? क्वथनांक स्थिरांक। सीधी सी बात है। अब क्योंकि मूललता की परिभाषा मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस की थी कि मूललता बराबर ये होता है, यहाँ पर भी मूललता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू हमें पुट कर देनी है। और यहाँ पर वैल्यू पुट की और मुझे ज्ञात क्या करना है? विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी MB। तो MB को मैंने ट्रांसपोज किया और मुझे इस MB का मान निकालने के लिए एक सूत्र मिल गया जिसमें हमने बात की है डेल TB की, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन की। तो ये तीन तरीके थे यदि हम किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे वह वाष्पशील हो या चाहे वह अवाष्पशील हो, तो हम तीन तरीके जो हैं उनसे किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। पहला है परासरण, दूसरा है हेमांक में अवनमन और तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जो है ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षर एजुकेशन सेंटर से। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।